करनाल में फर्नीचर कारोबारी की कार नहर में गिरी, पत्नी की मौत, पति की तलाश जारी। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा कैबिनेट की बैठक के साथ, जो सुबह 11 बजे शुरू हो चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है। सिविल सचिवालय में यह बैठक चल रही है। मॉनसून सेशन की तारीख पर आज मुहर लग सकती है। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम मुद्दे रखे जाएंगे, जिसमें भवन निर्माण सामग्री पर रॉयल्टी में कटौती हो सकती है। इसके साथ ही मॉनसून सत्र की तारीखों पर भी मुहर लग सकती है। तो सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है। आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक हो रही है। सिविल सचिवालय में यह मीटिंग चल रही है। सुबह 11 बजे मीटिंग शुरू हो गई थी। सीएम नायब सिंह सैनी खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि भवन निर्माण सामग्री पर रॉयल्टी में कटौती की जाएगी। इसका निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही मॉनसून सत्र की तारीखों पर भी मुहर लग सकती है। तो आज ये बैठक चल रही है। इस वक्त ये बैठक चल रही है। 11 बजे शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक है। कई इसमें मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होगी और उसके बाद कई अहम फैसलों पर आज मुहर लग सकती है। मॉनसून सत्र की तारीखों पर भी मुहर लग सकती है। सबसे बड़ी खबर जो चर्चा का विषय है कि भवन निर्माण सामग्री पर रॉयल्टी में कटौती हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या आज इस बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं? किन चीजों से जो लोगों को फायदा हो सकता है? ऐसे कौन से फैसले हैं जो आज लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक हो रही है और कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है। प्रमुख रूप से फैसला जो है वो मानसून सत्र की तारीखों को लेकर के है। विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों पर आज मुहर लगती हुई नजर आएगी और उम्मीद यही की जा रही है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह के अंदर विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो खनन अधिनियम है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव किया जा सकता है और उसके अंदर बदलाव करने से रेती, बजरी जो है, पत्थर है, उसकी जो रॉयल्टी है वो कम होगी और कम होगी तो भवन निर्माण के अंदर लोगों को फायदा होगा। तो वो फैसला आज हो सकता है। वहीं जो हरियाणा के कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी लगे हुए हैं और साल जिनकी नौकरी पूरी हो गई थी, तो सरकार ने उन्हें पक्का करने का तो बात कही थी, उनकी जॉब सिक्योरिटी की बात कही थी, लेकिन उनकी एसओपी अभी तक जारी नहीं हुई है। लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, तो एसओपी जारी नहीं हुई है, तो उसके ऊपर भी आज बातचीत होती हुई नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो आज इस बैठक में कई चर्चा होगी, कई विषयों पर चर्चा होगी, जिसके बाद कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज भूकंप और रासायनिक आपदा के दौरान राहत और बचाव को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इसका मकसद एजेंसियों के बीच तालमेल और तत्परता को परखना था। गुरुग्राम के 5 अलग अलग स्थानों पर यह मॉक ड्रिल हुई। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम, सिविल डिफेंस सहित तमाम एजेंसियां शामिल रही। ड्रिल के दौरान यह दर्शाया गया कि भूकंप या केमिकल हादसे की स्थिति में कैसे तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाए। उद्योग, मॉल, स्कूल और अस्पताल जैसी जगहों को चुना गया था मॉक ड्रिल के लिए, ताकि अलग अलग परिदृश्यों में एजेंसियों की तैयारी का आकलन हो सके। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में भी मॉक ड्रिल के जरिए राहत कार्यों का अभ्यास किया गया। इसमें फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की सक्रियता साफ देखी गई। तो आज मॉक ड्रिल की गई है हरियाणा में, गुरुग्राम में और फरीदाबाद में। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, क्या क्या इस मॉक ड्रिल में किया गया और किस तरह के बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया? आप सुन पा रहे हैं मुझे अनिल? जी, तो ये मॉक ड्रिल की गई है आज हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मॉक ड्रिल की गई है। आपको बता दें, ये जो मॉक ड्रिल है ये आपदा के दौरान, जैसे भूकंप होता है या कोई रासायनिक आपदा होती है, इस दौरान बचाव को लेकर मॉक ड्रिल की गई कि इस दौरान की स्थिति में लोगों को किस तरह से काम लेना चाहिए।
किस तरह से वो अपनी जान बचा सकते हैं। इसका मकसद एजेंसियों के बीच तालमेल और तत्परता को परखना था। गुरुग्राम के 5 अलग अलग जगहों पर यह मॉक ड्रिल की गई। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल विभाग, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर निगम की जो टीम थी वो शामिल रही। जो हमें जो आदेश दिए गए थे, हमें फर्स्ट एड पोस्ट और रिलीफ कैंप लगाने के लिए गए थे और कैजुअलिटी को बाहर निकालने के लिए। जैसे ही भूकंप का हमें संकेत मिला, मेरी टीम यहाँ पर अपने आप यहाँ पहुँची है और यहाँ पहुँचते ही हमने अपना सेटअप किया, फर्स्ट एड पोस्ट लगाया, रिलीफ कैंप लगाया और आदेश पाने पर हमने अंदर एंट्री करके कैजुअलिटी निकाली। और कैजुअलिटी को जो हमने निकाली है विभिन्न ट्रांसपोर्ट विधि से, जो हमारे फर्स्ट एडर हैं उन्होंने अपने तकनीक से उन्होंने अपने बाहर निकाल के उनको फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल में मूवमेंट किया। तो इस तरह की मॉक ड्रिल से क्या कुछ सीखने को मिलता है आपको? देखिए, हमें तकनीक सीखने को मिलती है कि हमें ये पता चलता है कि अगर कोई कैजुअलिटी इस तरह से है अंदर, हमें किस तरीके से हमें बाहर निकालना है और उसको किस तरह से हमने ट्रांसपोर्ट हमने हॉस्पिटल पहुंचाना है, कुछ कमी है और कितने समय में हमने वहाँ। तो ये मॉक ड्रिल की गई है आज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर मेरे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, किस तरह की तैयारियां थी इस मॉक ड्रिल को लेकर और किस तरह से लोगों को जागरूक किया गया कि वो क्या कर सकते हैं जब कोई आपदा आती है तो? बिल्कुल, देखिए, अभियान सुरक्षा चक्र के तहत ये पूरे दिल्ली एनसीआर में ये मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें गुरुग्राम भी एक सेंटर था और इस गुरुग्राम शहर में 5 जगहों को चिन्हित किया गया था जहां पर ये मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें एक उद्योग था, एक शॉपिंग सेंटर था, एक स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र जो था, उनमें ये एक तरह से मॉक ड्रिल जो है इसमें की गई है। 5 कुल जगह चिन्हित की गई थी, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर निगम, जिला प्रशासन, दमकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, सिविल डिफेंस और स्वयं सेवक जो थे, ये सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। और मुख्य तौर पर कभी भी अगर भूकंप आता है, फिर रासायनिक घटना अगर कहीं हो जाती है तो उसको लेकर किस तरह से बचा जाए, किस तरह से अपने आप को बचाया जाए, किस तरह से दूसरे नागरिकों की हेल्प की जाए, उसका एक उद्देश्य था। कहीं ना कहीं जो स्वयं सेवक संघ है उनको कैसे तालमेल एक तरह से उनका बने, जो एक तरह से जो सोशल वर्कर हैं उनका और प्रशासन के बीच में किस तरह का एक समन्वय बने कि ऐसी स्थिति आती है तो कैसे बचा जाए, खुद भी और दूसरे लोगों को भी कैसे बचाया जाए। तो इसीलिए जो एक तरह से एनजीओ थे उनको भी शामिल किया गया था। बाकी जो जितने भी सिविक एजेंसीज हैं उन सब ने इस पूरे अभियान में हिस्सा लिया है। और गुरुग्राम के ताऊ देवला स्टेडियम में एक मुख्य सेंटर बनाया गया था, जिसके ऊपर पूरी निगरानी कंट्रोल रूम के तहत रखी गई थी और करीब 2 घंटे ये चला है पूरा अभियान। और उसके तहत सभी जगहों से लोगों को वैकेट किया गया है कि भूकंप आता है, रासायनिक हमला होता है, किस तरह से बचा जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो आज ये ड्रिल की गई है, मॉक ड्रिल की गई है, लोगों को जागरूक किया गया है कि आपदा में वो किस तरह से काम ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस की, जिसे हरियाणा सरकार मनाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी की अधिकारियों के साथ आज बैठक है। शहीदी समागम की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी इसका जायजा लेंगे। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में शाम 4 बजे बैठक है। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह को लेकर सीएम की बैठक है। दोपहर 2 बजे हरियाणा निवास में यह बैठक होगी, जिसके बाद इसकी तैयारियों का भी जायजा लिया जा रहा है कि किस तरह से गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को मनाया जाए। समागम की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, हर तरह से इसकी जांच की जा रही है, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इसको लेकर ही आज सीएम की बैठक भी है, अधिकारियों के साथ सीएम बैठक करेंगे। उसके बाद तैयारियों का खुद जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में शाम 4 बजे मीटिंग होगी। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह को लेकर ये सीएम की बैठक है। तो वहीं खेल मंत्री गौरव गौतम ने खेल महाकुंभ की घोषणा की। 2 अगस्त से 4 अगस्त तक हरियाणा में खेल महाकुंभ होगा। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से शुभारंभ किया जाएगा। 22 जिलों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजन की तैयारी है। पहले चरण में 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। राज्य के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खेल होंगे। युवाओं को खेलों से जोड़ने का आयोजन है। पहले चरण का समापन 4 अगस्त को निर्धारित है। दूसरा चरण अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगा। अधिकारियों के ठहराव और व्यवस्था की पूरी तैयारी की गई है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो खुद जो खेल मंत्री है गौरव गौतम, उन्होंने इसका ऐलान किया है। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, प्रतिभा को निखारने के लिए हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा अलग अलग
जो खेल विभाग का कैलेंडर होता है 18 से ज़्यादा अलग अलग आयोजन करती है। साथियों, खेल महाकुंभ 2 चरण में होगा, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त मतलब परसों से 4 तक चलेगी। इसका पहला चरण हमने जिलेवार जहां जहां पर ये गेम होने, पंचकुला में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और हॉकी, ये पंचकुला के खेल स्टेडियम में होंगे। फरीदाबाद में शूटिंग और ताई कमांडो का इस खेल महाकुंभ के माध्यम से गेम होगा। रोहतक में बॉक्सिंग, नेटबॉल और फुटबॉल। सोनीपत में लॉन टेनिस। ये इस प्रकार से पहले चरण में इन खेल को रखा गया है। और साथियों, मैं ऐसा मानता हूं कि ये खेल महाकुंभ किसी भी राष्ट्रीय स्तर के खेल कुंभ के बराबर है कि राष्ट्रीय यूथ खेलो इंडिया में 8000 के करीब खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस खेल महाकुंभ में 15000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत मिली है। खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने ये राशि जारी की है। 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। 22,617 किसानों के खातों में ये राशि जारी की गई है। रबी सीजन में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर ये मुआवजा दिया गया है। राजस्व विभाग की वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है। तो ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, सीएम सैनी ने राशि जारी की है। खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि जारी की गई है। 52 करोड़ 14 लाख रुपए की ये राशि जारी की गई है, जो 22,617 किसानों के खातों में जारी की गई है। आपको बता दें कि रबी सीजन में ओलावृष्टि से जो फसलें खराब हुई थी उसको लेकर यह मुआवजा जारी किया गया है। इसके साथ ही राजस्व विभाग की वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है। आज हरियाणा प्रदेश के जिनकी फसल का खराबा हुआ, उस फसल के खराबे का आज 52 करोड़ 14 लाख रुपया 22,617 जो हमारे बेनिफिशरीज किसान हैं, जो लाभार्थी किसान हैं जिनकी फसल का खराबा हुआ है, उन लोगों के खाते में ये पैसा पहुंच गया है। अब बात पंजाब की भी कर लेते हैं। नाभा के गांव गलवटी की पंचायत का एक नया फरमान सामने आया है। लव मैरिज करवाने वाले लड़का लड़की के खिलाफ यह फरमान है। लव मैरिज करवाने वाले लड़का लड़की के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया गया है। दरअसल 2016 में गांव के ही लड़का लड़की ने लव मैरिज करवाई थी। पिछले कुछ महीनों से वो गांव में आकर रह रहे हैं। दोनों 2 बच्चों सहित रहते थे। अब गांव से बाहर जाने का इन्हें आदेश दिया गया है। दोनों को बच्चों सहित गांव से बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। तो ये फरमान देखने को मिला है नाभा के गांव गलवटी में, जहां पंचायत ने फैसला लिया है कि गांव में अगर कोई लव मैरिज करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। दरअसल 2016 का मामला था। गांव के ही लड़का लड़की ने आपस में शादी की थी, जिसके बाद वो गांव में आकर रहने लगे। उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अब पंचायत ने ये फरमान जारी किया और दोनों को बच्चों सहित गांव से बाहर जाने के आदेश दे दिए। 7-8 साल पहला इन्होंने भी अपनी करमजीत सिंह की बेटी ते कुलविंदर सिंह के बेटे ने आपस में ब्याह करा लिया सीगा। वो काफी टाइम तो जनी बाहर रह रहे थे, हुण साल 6 महीने तो लगातार इत्थे रह रहे ने। ये जदों भी जनी लंघदे ने मुंडिया जान जान के अगे आउंदी है। इन्होंने ये परेशानी आ, पहला चलो कोई किसी तरह की भी रंजसबाजी नहीं सीगी। जदों हुण बेटी वो अगे होकर भी मैनू कौन आ कड्ढण वाला, भी मैनू कड्ढ के दिखाओ, इन्हां नाल जनी वधीकी करदी आ वो हर पक्ष तो। गुड़िया मुंडे के बाप नाल भी असीं गलबात कीती। अज तो 10-15 दिन पहला चौकी च भी बुलाया सीगा। वो कहना जी मैं इन्हां दा प्रबंध कर दूं, साइड ते कर दूंगा 30 तरीक तक। उन्हें 30 तरीक तक का समा लिया सीगा। वो 30 तरीक का समा लैण दे बावजूद भी उन्हें बाहर किते सैटिंग करन दी बजाय इन्हां ते हरासमेंट का मेरा ख्याल है शायद केस करता। तो कहंदे ने भी सानू सम्मण आ गए। मेरी साडी पिंड दी हुण जिहड़ा अज दा इकट्ठ होया ये इसे करके होया भी उहदा सोशल बाईकाट कीता जावे। पिंड चों ना तो मेरे को कोई अथॉरिटी आ भी हाँ मैं उन्होंने पिंड चों बाहर कढ़ सकां,
हाँ ये पब्लिक बाईकाट असी जिवें साडा समाज है पिंड आ सारा ਉਹਦਾ सोशल बाईकाट करूगा किसी तरह की ਉਹਦੇ ਨਾਲ परिवार ਨਾਲ ਸਾਂਝ नहीं रखूगा इस वास्ते ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ इस करके रखा सीगा। नाभा की तरह मोहाली के गांव माणकपुर शरीफ का भी ऐसा ही फरमान सामने आया। लव मैरिज के खिलाफ गांव की पंचायत का यह फरमान है। गांव के लड़का लड़की लव मैरिज नहीं कर सकेंगे। लव मैरिज करवाने वालों का बहिष्कार किया जाएगा। पास हुए प्रस्ताव के मुताबिक गांव के लड़का लड़की को लव या कोर्ट मैरिज की अनुमति नहीं दी गई है। लड़का लड़की की मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो पहले नाभा में इस तरह का फरमान देखने को मिला, जहां पंचायत ने लव मैरिज करने वालों के बहिष्कार का ऐलान किया। वैसा ही फरमान मोहाली के गांव माणकपुर शरीफ में भी दिखाई दिया और पंचायत ने फैसला लिया है कि गांव के लड़का लड़की लव मैरिज नहीं कर सकेंगे। मोहाली जिले के माणकपुर शरीफ पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ 2 ਪੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ ਇੱਕਦਮ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਡੀ ਮਦਰ ਕੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ? ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਭੱਜ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਦ ਇਹ ਕੱਲ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਰੋ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਗਵਾ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕੱਲ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕੀ ਦੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ रोका जा सके। तो उधर भिवानी में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। नई कार खरीदने के बाद हादसे का शिकार हो गई, अनियंत्रित होकर पेड़ से कार टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, एक घायल है। हादसे में 2 भाई बहन भी शामिल है। गांव ढाणी। और अब खाद की बिक्री ऑनलाइन होगी। हरियाणा में खाद की बिक्री ऑनलाइन की जाएगी। कृषि विभाग ने सीएम को प्रपोजल भेजा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आवेदन को मंजूरी दी है। 5 अगस्त से ऑनलाइन खाद की बिक्री हो सकती है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आपको पंजीकरण करवाना होगा, जिसके बाद आप ऑनलाइन खाद जो है वो खरीद सकते हैं। तो कृषि विभाग ने सीएम नायब सिंह सैनी को प्रपोजल भेजा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस आवेदन को मंजूरी दे दी है। 5 अगस्त से अब ऑनलाइन खाद की बिक्री हो सकती है।
मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आपको ऑनलाइन खाद खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद आप ऑनलाइन खाद खरीद सकते हैं। तो वहीं महीने के पहले दिन महंगाई से राहत मिली है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 33 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। अब दिल्ली में 1631 रुपए 50 पैसे का आपको कमर्शियल सिलेंडर पड़ेगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम में कटौती की गई है। 33 रुपए के करीब जो है ये कटौती देखने को मिलेगी। तो 33 रुपए सस्ता हुआ है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कटौती की है और अब दिल्ली में 1631 रुपए के करीब आपको कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा। तो वहीं करनाल में बड़ा हादसा देखने को मिला। कैथल पुल के पास पश्चिमी यमुना नहर में कार गिर गई। कार में सवार पति पत्नी थे। गोताखोरों ने महिला को नहर से बाहर निकाला। डॉक्टरों ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पति की तलाश जारी है। करनाल के सेक्टर 13 के रहने वाले ये पति पत्नी थे। क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया। करनाल में देर रात ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार पश्चिमी यमुना नहर में जा गिरी। हादसा कैथल पुल के पास हुआ, जिसमें पति पत्नी सवार थे। मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने महिला के शव को कार से बरामद कर लिया, जबकि पति की तलाश अब भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन और गोताखोरों की टीम हाइड्रा मशीन की मदद से कार को बाहर निकाली। उसके बाद कार सवार दंपति करनाल के सेक्टर 13 के निवासी थे और असंध में फर्नीचर का कारोबार करते हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही विधायक योगेंद्र राणा समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। थाना सिविल लाइन प्रभारी श्री भगवान ने बताया कि कार के अंदर से 2 मोबाइल मिले हैं और महिला के शव को ड्राइवर साइड से बरामद किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।